नेक्स्ट जो है मिरर कमांड है। मिरर कमांड हम देख सकते हैं कि एक्स वाई के सापेक्ष प्रतिबिंब, यानी एक्स कमांड और वाई कमांड जो है हमारा, इस एक्स और वाई कमांड के बीच क्या होता है, प्रतिबिंब बनाते हैं। ये वाई कमांड हो गया और ये एक्स कमांड हो गया, और ये 3 डायमेंशनल की अगर हम बात करें तो ये जेड कमांड हो गया। तो इसके बीच प्रतिबिंब बनाना मिरर जो है, मिरर का काम है क्या कि उसके सामने जो भी ऑब्जेक्ट आए उसका प्रतिबिंब बनाना। तो वस्तुओं को बनाने के लिए मिरर कमांड का उपयोग हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को खींचने के बजाय हम उसका मिरर कर सकते हैं। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम उसको वहां से कॉपी करके पेस्ट करें तो दूसरा ऑब्जेक्ट सेम एज इट इज कॉपी हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि हम कॉपी ना करके हम मिरर कमांड का इस्तेमाल करके और हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी छवि बना सकते हैं। उसके बाद क्या है कि हम दर्पण रेखा नामक अक्ष के सापेक्ष वस्तुओं को फ्लिप करते हैं। अब इसके लिए क्या होता है, परावर्तन अक्ष और परावर्तन समतल का चयन करते हैं हम कि किस एक्सिस पे, किस समतल पर हम जो है इसको मतलब इसका मिरर बनाएंगे। इसमें वस्तु को 180 डिग्री घुमाया जाता है, तभी जो है इसका मिरर जो है, तभी जो है ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट की जो सेम एज इट इज दूसरे ऑब्जेक्ट को बनाने की जो कार्य है वो बन पाए। मिररिंग प्लेन निम्नलिखित में से एक हो सकता है। ऑब्जेक्ट की सतह, पहला जो है ऑब्जेक्ट की सतह, वर्तमान यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूसीएस के एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड के समानांतर है, तो जो एक निर्दिष्ट बिंदु से गुजरता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो या तो हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट में किसी पॉइंट को हम उस प्लेन में कहीं हम पॉइंट गुजारेंगे अपने मिरर कमांड के थ्रू ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, या वाई जेड के प्लेन में हम किसी पॉइंट पे वस्तु को गुजारेंगे, या एक्स जेड जो प्लेन है उसमें हम किसी, यानी ये 3 टाइप के जो हमारे प्लेन बनेंगे। एक ये एक्स वाई, ये हो गया हमारा वाई जेड और ये हो गया एक्स जेड। इन तीनों प्लेन में कहीं जो बिंदु जो रिप्रेजेंटेशन है, इसी तीनों प्लेन में से किसी एक प्लेन में ये क्या होता है, गुजरता है। अब 3 बिंदुओं द्वारा परिभाषित हम एक समतल को परिभाषित करेंगे। द्वारा परिभाषित एक समतल, यानी एक समतल हमारा कौन सा हो जाएगा, अगर मान लिया हमारा एक्स वाई समतल है तो हम तीनों बिंदु को इस पे परिभाषित करेंगे, या तो हम वाई जेड समतल में परिभाषित करेंगे या हम एक्स जेड समतल में परिभाषित करेंगे। तो मिरर कमांड का हमारा उपयोग इस तरीके से हो पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है रोटेट कमांड। तो रोटेट कमांड जो होता है, हम ये कह सकते हैं कि रोटेट कमांड जो है एक तरीके से किसी वस्तु को एक अक्ष, विशेष अक्ष पर विशेष कोण पर घुमा देना। जैसे आप डायग्राम में देखिए, एक्स एक्सिस पे अगर हमने ऑब्जेक्ट को घुमाया तो एक्स एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को घुमाने का मतलब ये है कि आप जो है इस तरीके का कोई शेप पा पाएंगे। देखिए एक्स एक्सिस पे अगर हमने रोटेट कराया, अगर वाई एक्सिस पे रोटेट कराया तो इसको इस तरीके से हम देखेंगे, और अगर जेड एक्सिस पे रोटेट कराया तो ये इस तरीके से आएगा। तो रोटेशन में वस्तु को किसी अक्ष से एक विशेष कोण थीटा से घुमा देते हैं। रोटेशन जो है वामावर्त या दक्षिणावर्त हो सकता है, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। 3D रोटेशन के लिए कोण और रोटेशन अक्ष दोनों आवश्यक है। यानी हम 3D रोटेशन करेंगे तो हमें जो है जो एंगल भी रिप्रेजेंट करना होगा और हमारा एक्सिस भी रिप्रेजेंट करना होगा। तो एंगल और एक्सिस दोनों को एक तरीके से कंसीडर करते हुए जो है हम क्या करेंगे, दोनों को कंसीडर करते हुए ही हम जो है ऑब्जेक्ट का ये जो मिरर कमांड है, इस रोटेट कमांड का उपयोग कर पाएंगे। अब रोटेशन अक्ष कौन कौन सा होगा, एक्स, वाई और जेड, कोई भी एक हो सकता है। अब 3D ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, 3D ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए रोटेट कमांड हम टाइप कर सकते हैं या रोटेट 3D कमांड टाइप कर सकते हैं। क्योंकि जब आप जब ऑटोकैड में जब ये रोटेट कमांड को सर्च करेंगे या किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि रोटेट, आइदर यू विल टाइप रोटेट और यू विल सेलेक्ट रोटेट कमांड, रोटेट 3D कमांड। तो उस जब रोटेट 3D कमांड को जब आप सेलेक्ट कर लेंगे
तो उस कंडीशन में आप दो चीज निर्दिष्ट करेंगे, यानी दो चीज को आप इनपुट देंगे। एक तो उसे किस एंगल पे घुमाना है, हाउ मच एंगल यू आर गिविंग टू रोटेट द ऑब्जेक्ट। तो थीटा एंगल जो होता है वो डिपेंड करता है आपके स्टैंडर्ड पे। 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो जैसे हम मोबाइल में देख सकते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो 90 डिग्री घुमाते हैं तो उल्टा हो जाता है, 180 डिग्री घुमाते हैं तो उसका ओरिएंटेशन कुछ और हो जाता है। फिर फिर 360 डिग्री घुमा देते हैं तो उसका जो है ओरिएंटेशन कुछ और हो जाता है। तो इसी तरीके से हम रोटेट कमांड का इस्तेमाल करेंगे एज पर आवर रिक्वायरमेंट, कस्टमाइजेशन, जिस तरीके से हमें जो है ऑब्जेक्ट को बनाना है उस तरीके से हम इसे यूज करेंगे। तो ये हो गया रोटेट कमांड। रोटेट कमांड का यूज कहाँ है, तो रोटेट कमांड का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी अलग व्यू को देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा, हम नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा कमांड होता है वो है फिलेट और चेम्फर का निर्माण, क्रिएशन ऑफ फिलेट एंड चेम्फर। फिलेट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, पट्टी क्या कहते हैं। तो ये अगर आपका दो लाइन है, आप देख सकते हैं कि हियर वी आर गोइंग टू ज्वाइन दिस टू लाइन। एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है, इन दोनों लाइन को ऐड करते हैं और यहाँ पे एक जो है, एक लाइन ये हो गया और एक लाइन आपका ये हो गया, और इन दोनों को अगर आपने ऐसे किया तो ये कॉर्नर जो बनाया डेट इज चेम्फर। यानी पट्टिका एक चाप के द्वारा दो वस्तुओं को जोड़ती है जो वस्तुओं के स्पर्श रेखीय होती है तथा एक नियत त्रिज्या होती है, नियत त्रिज्या होती है, यानी एक रेडियस होता है। तो ये फिलेट नहीं है, ये यहाँ पे क्या है कि ये कॉर्नर बन गया, लेकिन ये जो पोर्शन है ये फिलेट है। यानी दो लाइंस को अगर हम ये कहें कि दो लाइंस को अगर हम किसी आर्क के द्वारा जोड़ दें, जो इस तरीके से उसकी कुछ त्रिज्या हम दें, तो वो क्या कहलाता है, फिलेट कहलाता है। तो फिलेट कमांड का इस्तेमाल भी जो है हम क्या करते हैं, अपने ऑटोकैड में करते हैं। आप देखिए पहला फिलेट से पहले रेखा ए, फिलेट त्रिज्या आर के साथ रेखा ये बी है, फिलेट त्रिज्या आर बराबर 0 के साथ रेखा। यानी फिलेट अगर रेडियस आपने 0 कर दिया तो उस कंडीशन में ये आपका जो दो लाइन जोड़ेंगे उसका जो है ओरिएंटेशन इस तरीके से दिखेगा। अगर फिलेट की त्रिज्या कुछ आर आपने दिया, चाहे 2 mm, 3 mm, 4 mm, 10 mm, तो वो आप क्या करेंगे, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसमें हमने रेडियस दिया। अगर रेडियस 0 कर दिया तो ये आएगा शेप, अगर रेडियस कुछ दिया आपने तो ये आएगा। और ये आपका इनिशियल पोजीशन है कि इन दोनों लाइंस को हम जोड़ते हैं। तो इन दोनों लाइंस को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, फिलेट कमांड का यूज कर लेंगे। ठीक है, फिलेट कमांड का इस्तेमाल दो लाइंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है 3D फिलेट्स। 3D में भी हम फिलेट जोड़ते हैं क्योंकि लाइंस इज द 2 डायमेंशनल लाइन, तो दो लाइंस को आपने जोड़ा, वो दो आयामी जो है शेप को बता दिया। अब 3D फिलेट्स क्या होता है, 3D ठोस के सतह या किनारों को एक पट्टिका द्वारा जोड़ा जाता है, फिलेट द्वारा जोड़ा जाता है। अब किसी पट्टिका को परिभाषित करने के लिए हम क्या करते हैं, वस्तु के लिए चयन के उपरांत ठोस के किनारों या सतह का चयन किया जाता है। ठीक है, उसमें चैम्फर्स नेक्स्ट जो है हमारा वो है चैम्फर्स। तो चैम्फर्स का उपयोग जो है मशीनिंग में, कारपेंटरी शॉप में, फर्नीचर, कंक्रीट फॉर्मवर्क, मिरर, सर्किट बोर्ड एंड इंजीनियरिंग डिजाइन की संयोजन की सुविधा के लिए किया जाता है। चैम्फर्स को वेवल के रूप में ही परिभाषित किया जाता है। वेवल के रूप में मतलब आप क्या करते हैं कि जैसे आपने कोई मशीनिंग की और उसमें आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से 2 तक चैम्फरिंग किया गया है। तो दो जो हमारे फेस हैं उनके बीच में हम क्या करते हैं, 45 डिग्री का अगर कोण हमने बनाया और चैम्फर्स के एक कोण रेखा है जो दो सीधी 2D वस्तुओं के अंत बिंदुओं को पूरी करती है तथा 3D ठोस पर दो सतहों या आसन फलकों के बीच एक ढलान का निर्माण करती है। तो यहाँ पे D1 और D2 आप देख सकते हैं, D1 इज इक्वल टू D2, यानी D1 जितना है उतना ही D2 है। तो इस तरीके से 45 डिग्री के कोण पर क्या करते हैं, हम चैम्फरिंग करते हैं। यहाँ देखिए जो D1 की लंबाई है वही हम D2 की लंबाई रखे हैं। इनिशियल पोजीशन हमारा ये है, तो इसको चैम्फरिंग करने के बाद ये शेप बन के आता है D1 बराबर D2। नेक्स्ट जो हमारा कमांड होगा वो होगा
2D चैम्फर का प्रभाव। 2D में देखो यहाँ पे अगर हमें चैम्फरिंग करनी है, ये शेप अगर बना हुआ और यहाँ पे हमें चैम्फरिंग करनी है ये कंडीशन में, तो देखिए चैम्फर ये इस तरीके से तैयार हो गया यहाँ से। यानी जो शार्प एजेज है या इरेगुलर सरफेसेज हैं उनको एक शेप देने के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी देने के लिए हम चैम्फर्स का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है मिरर, दर्पण। दर्पण कमांड ऑलरेडी इसके पहले हम लोगों ने देख लिया है, रोटेट कमांड देख लिया है, 3D फिलेट चैम्फर्स देख लिया है। चैम्फर्स के बाद अब डायमेंशनिंग ऑफ सॉलिड, कि किसी भी ठोस पदार्थ का हम डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, सॉलिड्स का डायमेंशनिंग हम कैसे करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो सबसे पहली चीज है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, यू कैन सी द डायग्राम, कि एक डायमेंशन लाइन होता है। और डायमेंशन लाइन देखिए क्या है, एक एरो हेड हम बनाते हैं और ये डिस्टेंस है इसको हम निर्दिष्ट करते हैं, डिस्टेंस को निर्दिष्ट करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है उसको निर्दिष्ट करते हैं। और एक एरो हेड होता है जिसकी जो इसका कुछ मानक होता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो डायमेंशन लाइन, जो अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की लंबाई को बताने के लिए, हम उसके डायमेंशन को बताने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डायमेंशन लाइन इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जो एरो हेड है वो एरो हेड को हम क्या करते हैं, 3 mm रखते हैं। ठीक है, 3 mm रखने का मतलब ये हुआ कि ये एक स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्डाइजेशन के फॉर्मेट पे हमने क्या किया, 3 mm रखा है। ठीक है, फिर आप देखिए एक्सटेंशन लाइन, यानी यहाँ से अगर आपने आगे आए तो ये कहलाता है एक्सटेंशन लाइन। यानी ये जो अलग से आपने इसको एक्सटेंड किया, बढ़ाया, वो होता है एक्सटेंशन लाइन। और जो एक्सटेंशन लाइन जो है इसमें देखिए 1.5 mm का गैप रखा गया है। अब बात आती है कि जो दिशा निर्देश है डायमेंशनिंग के लिए, ये पहला है सटीकता, यानी एक्यूरेसी, हमारी सही मान दिया जाना चाहिए, यानी जितनी हमारी ऑब्जेक्ट की लेंथ है वही मान देनी चाहिए। फिर निर्मलता यानी क्लियरनेस, इसमें साफ सुथरा से आपको डायमेंशन करना होगा कि सामने वाला जो भी है वो अगर एक तरीके से हम कर सकते हैं। फिर कंप्लीटनेस यानी पूर्णता, पूर्णता क्या है, कुछ भी हम छोड़ना नहीं जाना चाहिए, ना कुछ भी दोहराना है इसमें। फिर रीडेबिलिटी यानी पठनीयता, यानी उसमें जो भी आप मेंशन कर रहे हैं वो पढ़ने योग्य हो, पंक्ति जो आप लिख रहे हैं उसकी गुणवत्ता अच्छी हो। और जो एरो हम इस्तेमाल करते हैं उस एरो का जो डायमेंशन होता है वो होता है 3:1, यानी 3x इसकी एरो की लंबाई होती है और 1 जो होती है इसकी चौड़ाई होती है। तो जब भी हम डायमेंशनिंग करेंगे तो डायमेंशनिंग करते समय हम यह जरूर ध्यान रखेंगे कि जो एरो हम बना रहे हैं वो एरो जो है वो बिल्कुल जो है 3:1 के रेशियो में हो। अब आयाम रेखा यानी डायमेंशन रेखा क्या है, एक पतली रेखा है जो प्रत्येक छोर पर तीर के आकार के साथ आयाम मान की नियुक्ति करने के लिए बीच में टूटी हुई है। यानी हम देख रहे हैं कि ये जो डायमेंशन लाइन है, इस डायमेंशन लाइन में देखिए